प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंद्री, सिरोही। जैसा कि कक्षा 10 के अंतर्गत हम अगला पाठ लेकर के हाजिर हुए हैं आपके सामने। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक कमलेश्वर है। सर्वप्रथम हम शीर्षक पर चर्चा करना चाहें बच्चों, तो जॉर्ज पंचम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जॉर्ज पंचम यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और नाक मान सम्मान का द्योतक होती है। नाक से बहुत सारे उदाहरण या मुहावरे भी बने हैं, जिसमें नाक काटना, नाक कटना आदि। यह प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक दास्तान है, व्यंग्यात्मक वर्णन है। प्रस्तुत लेख में हमें यह शिक्षा मिलती है कि देखो बच्चों, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर कई समय तक शासन किया और हम उस समय गुलाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर ब्रिटिश शासन आया। 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। पाठ के अनुसार पहले ये कहते थे कि हम एक कंपनी के अधीन हैं। आज न जाने कितनी विदेशी कंपनियां हम पर राज कर रही हैं। आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। आज भी अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की वजह से जो उस समय भारतीयों में रोष था, आज वह भारतीयों में रोष अंग्रेजी मानसिकता को अपनाए जाने के कारण। जैसे आपने हिंदी पखवाड़ा अभी गया है, आपको पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन हम हिंदी में बोलने से अपेक्षा अंग्रेजी भाषा बोलने पर अपनी शान समझते हैं। यही वजह है कि प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश शासन के प्रति एक तिरस्कार की भावना प्रकट की गई है। जॉर्ज पंचम की नाक को ही काट दिया है। लेखक ने इसके माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था किस कदर राजनीति, किस कदर स्वार्थ में लिप्त है और जो लोकतंत्र की भावना है वो धीरे धीरे खोती जा रही है, और हम पाश्चात्य शासन के प्रति जो पिछलग्गू बन रहे हैं, उन सब का इस पाठ में वर्णन है। ये आपको जॉर्ज पंचम की प्रतिमा दिखाई दे रही है। इस प्रतिमा पर नाक नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो सब इस पाठ में बताया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में रोजगार एवं उन्नति बहुत हुई है, लेकिन आज भी कई व्यक्ति ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय का खाना नहीं मिल पाता। और जो वहाँ के शासक हैं, वहाँ के लोग हैं, वो उन आम आदमी या झुग्गी झोपड़ियों वाले की आजीविका को न सोच करके अपने शाही राजसी पहनावा हो चाहे दिखावा हो, उस पर ध्यान देते हैं।
यहाँ पर भी यही बताया गया है कि इस जॉर्ज पंचम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये ब्रिटिश हुक्मराने का है, और इस पर कितने पैसे खर्च किए गए, अगर वो ही रुपए देश की जनता के हितार्थ काम में लिए जाते तो कितना अच्छा होता। हालांकि ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन कमलेश्वर ने एक व्यंग्य के द्वारा इस कहानी से स्पष्ट करना चाहा। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संदेश भी है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें स्वदेशी अपनाना होगा, हमें विदेशी का बहिष्कार करना होगा। इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे विदेशी प्रोडक्ट हो, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ सुधार की अपेक्षा केवल शासक के द्वारा ही नहीं, जनता के द्वारा भी जरूरी है। ये चित्र में देख रहे हो आपके सामने जॉर्ज पंचम है। इसकी एक व्यंग्यात्मक रूप में कमलेश्वर जी ने इस पर कहानी बनाई है। स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत के लिए आप देख सकते हो, हम जब बाजार में जाते हैं, हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वदेशी खरीदने की। अगर हम स्वयं पर निर्भर है, हमें विदेशों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जनता हो चाहे शासन व्यवस्था हो, प्रारंभ से ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रही है। हम बाजार में जाते हैं, चिप्स हो, बिस्किट हो या घरेलू कोई भी सामान हो, हम स्वदेशी से ज़्यादा विदेशी पर विश्वास करते हैं। अगर हम इन विदेशी वस्तुओं का धीरे धीरे बहिष्कार कर देंगे तो स्वदेशी वस्तुओं की आय होगी। आय से वह आय हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही मिलेगी या हमारा फायदा होगा। इसीलिए तो लोकल टू वोकल यानी आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया जा रहा है, और इस पाठ में भी इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये स्वदेशी निर्मित एक प्रोडक्ट है पार्ले जी। आज हम इस पार्ले जी को लगभग भुला चुके हैं, और इस प्रोडक्ट की जगह आज हम बहुत सारे जो विदेशी वस्तुएं हैं, खाद्य में, बिस्किट में, वह हम खाते हैं। तो लेखक ने ये जो विदेशी वस्तुओं के जो प्रोडक्ट है, उन सब को, या यूँ कहे कि विदेशी मानसिकता को रोकने के लिए यह पाठ कक्षा 10वीं के अंतर्गत रखा है। नाक जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा का विषय होती है। लेखक के अनुसार देश भले ही गुलामी के घनघोर अंधेरे को चीरकर आज आज़ादी में अपने पांव पसार लिया हो, लेकिन सच यह है कि आज हम कहीं न कहीं मानसिक रूप से गुलाम है। पहले एक कंपनी या कुछ कंपनियां हम पर शासन करती थी, लेकिन आज कई विदेशी कंपनियां हम पर शासन करती हैं। जिस लाट की टूटी नाक की किसी को चिंता नहीं थी, लाट यानी मूर्ति, वह अचानक रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण महत्वपूर्ण हो उठी, और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास होकर उसे पुणे लगाने में जुट गए। यह उस ओछी मानसिकता का असर है कि हम दिखावा करने में, जैसे हमने लखनवी अंदाज पढ़ा था, हम दिखावा करने में कितने आगे हैं और हमारी सच्चाई हम कितना छिपाना चाहते हैं। देखिए, इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ये काल्पनिक व्यंग्य किया है कमलेश्वर ने। इन्होंने एक बार ये सोचा कि चलो भारत दर्शन करते हैं, तो वह अपने पति के साथ हिंदुस्तान का उसने इनविटेशन पहुंचा दिया। देश के तमाम अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरने लगे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगी उसे क्या पहनना है, पहनावा क्या होगा, तो उसके लिए वो अलग अलग बनाना पड़ेगा।
वह इसलिए परेशान कि रानी एलिजाबेथ ने जो 3 देशों की यात्रा करने का, एशियाई देशों की यात्रा करने का निश्चय किया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, तो वहाँ पर रानी क्या क्या पहनेगी, इसलिए चिंता है। फोटोग्राफर की फौज तैयार हो गई। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त हमारे अखबारों में उनके नौकर, बावर्ची, खानसाम, अंगरक्षक और कुत्तों की तस्वीर भी प्रमुखता से छापी जा रही है। इसमें यह बताया गया है कि मीडिया, जिसको 4th स्टेट की संज्ञा दी गई है, जिसको जन्मवाणी कहा जाता है, एक व्यंग्य इस पर भी किया जा रहा है कि विदेश से महारानी आने वाली है और उससे पूरा अखबार भरने लगा। महारानी के साथ कितने कुत्ते आएंगे, कुत्ते क्या खाएंगे, बावर्ची कहाँ रहेंगे, नौकर क्या क्या साथ ला रहे हैं, ये सब अखबारों में देने लग गए। दिल्ली की शाही सवारी के आगमन की तैयारियां चरम पर थी। जो सड़कें धूल से भरी हुई रहती थी उसे साफ कर दिया गया, इमारतों को खूब सजाया गया और संवारा गया। यानी हमारी जो वास्तविकता थी उन सबको छिपाने की कोशिश की गई। किसी एक प्रसिद्ध लेखक की पंक्ति मुझे याद आ रही है, उसने कहा है, गरीब आदमी के लिए ना सड़कों का महत्व है, ना इमारतों का महत्व है, ना काम का महत्व है। सर्वप्रथम उसको खाना चाहिए। भूखे भजन होत न गोपाला, वह वाली बात। उसे 2 समय का खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रानी के आगमन पर जिस तरह उन सब चीज़ों को ढका जा रहा है, वो हमारी वास्तविकता की पोल खोलती है कि हम विदेशों में हमारी छवि को हम विकसित के रूप में दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि हमें आम आदमी या हमें सड़क या झुग्गी झोपड़ियों से उठना होगा, हमें उन फुटपाथ से ऊपर उठना होगा, हमें उन लोगों को एक्टिव करना होगा, हमें उन लोगों को रोज़गार दिलाना होगा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो आज कई डिग्रियां लेकर गए और भूखे सो रहे हैं। ये देखिए, आपको इस चित्र में रानी एलिजाबेथ दिखाई दे रही है। ये इनका परिवार है। इन्होंने निश्चय किया कि चलो आज एशियाई देशों की यात्रा करते हैं। अब बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के निश्चय करने से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी उनको है जहाँ पर आना है, और यही बात यहाँ पर हुई। रानी एलिजाबेथ, यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है, ब्रिटेन की शासिका। अब परेशानी ये आई कि रानी एलिजाबेथ को उतरना है दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर। यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और पालम हवाई अड्डा टर्मिनल, जहां रानी एलिजाबेथ को रुकना है। अब भारतीयों के सामने या भारतीय शासकों के सामने जो परेशानी उभर कर के आई है कि रानी एलिजाबेथ जहां उतरेगी वहां से जो आगे जाएगी, बीच में रानी एलिजाबेथ को ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कि वहाँ लोग, झुग्गी झोपड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली को सजाया गया, इमारतों को नाजनीनों की तरह, कोमलांगी की तरह सजाया गया, यानी हमारी वास्तविकता को पर्दे में ढकने की कोशिश की गई। फिर अब एक मुश्किल सामने आ गई, चूंकि ब्रिटिश की है तो भारत में भी ब्रिटिश की कई मूर्तियाँ, ब्रिटिश शासक की कई मूर्तियाँ लगी हुई है। उसमें से एक जॉर्ज पंचम थे, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उस पर जिस तरह दिल्ली को सजाने में कई लाखों रुपए खर्च किए गए, उसी तरह उस मूर्ति को सजाने में पैसे खर्च किए गए। अब परेशानी ये आई कि उस मूर्ति पर नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुआ था, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे, बहस थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, पर इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। अब रानी एलिजाबेथ पालम हवाई अड्डे से जाएगी तो इंडिया गेट से निकलेगी, और जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखेगी और वहाँ नाक नहीं होना, तो हर कोई चिंता में आ गया।
अब इंग्लैंड की महारानी भारत के दौरे पर थी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी का विषय। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, हुक्मरानों या शासकों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस बात से सहमत थे सभी की मूर्ति की नाक तो होनी चाहिए। यदि वह नाक नहीं लगाएंगे तो देश की नाक कट जाएगी, देश की नाक नहीं बचेगी। यानी विदेशियों को दिखाने के लिए हमें जॉर्ज पंचम की नाक को भी लगाना है। उच्च स्तर पर सलाह मशविरा किया गया। अंत में ये सोचा गया कि किसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और मूर्ति पर नाक लगा देते हैं। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि ये जॉर्ज पंचम की लाट में पत्थर कौन सा प्रयोग किया गया। अब हुक्मरानों को इतना कहाँ मालूम, शासकों को। उन्होंने एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दिया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोजा गया, खंगाला गया कि भाई ये पत्थर कहाँ से आया, परंतु किसी को भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सभी को पता है जैसे भोलाराम का जीव एक पार्ट था जिसमें व्यंग्य किया गया, फाइलें सब कुछ हजम कर जाती। तब मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह हर देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वो पत्थर मिल जाएगा, वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी जगहों पर गया, प्रदेशों में गया, पत्थर की खानों के दौर पर निकल गया, परंतु वापस उदास हो गया आ गया, क्योंकि वह पत्थर उसे कहीं नहीं मिला। तो उसने पत्थर को विदेशी बता दिया कि ये पत्थर तो विदेशी है। अब देखिए, संसद का या शासकों का अनमोल समय, जो एक एक मिनट अनमोल है, जिनको जनता की समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए, वह सभी शासक एक गुप्त मीटिंग करके और ये चर्चा कर रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक कैसे लगाएं। कई दिन, कई महीने उस चर्चा में खराब हो रहे हैं। किसी को, सभी घबराए हुए हैं कि महारानी आने वाली है और उसके स्वागत में जॉर्ज पंचम की जो नाक, जो मूर्ति है उधर से निकलेगी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सही होना चाहिए। तो गुप्त मीटिंग बुलाई जाने लगी नेताओं की। ये इंडिया वॉच का एक आप देख रहे हो, जिसमें एक गुप्त मीटिंग की जाती है नेताओं की, और बोलते हैं सर ये पार्टी की गुप्त मीटिंग है, कोई चुनावी सभा या प्रेस वार्ता नहीं है। यहाँ विकास के जुमले को छोड़ करके कि हमें बाहर क्या बोलना है वो छोड़ दीजिए, अपने बारे में बोलिए, अपने किस तरह हमें शोषण करना है, किस तरह लूटना है, वो सोचना है। अब मूर्तिकार उदास हो गया तो उसने फिर सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, उसमें से किसी एक की नाक की लाट लगा दी जाए तो ठीक होगा। अब जो सभापति है उसने सभी लोगों से सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। मूर्तिकार ने कह दिया कि मीडिया इसमें नहीं आना चाहिए। मूर्तिकार और सभापति सभी ने मीडिया को बैन लगा दिया कि ऐसी चीज़ें मीडिया को पता नहीं चलनी चाहिए। जबकि देश की जनता को क्या क्या हो रहा है शासन के अंदर वो जानना जरूरी है, पारदर्शिता होना जरूरी है। अब मूर्तिकार भारत के दौरे पर फिर निकल गया, क्योंकि उसे देश के महापुरुषों की नाक देखनी थी कि वो कोई नाक उससे सेट हो जाए, स्थापित हो जाए। तो वह स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति के लिए जगह जगह घूमा। दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से गुजरात गया, गुजरात से बंगाल गया, बंगाल से बिहार गया, बिहार से उत्तर प्रदेश गया, मद्रास गया, मैसूर गया, केरल गया, पंजाब पहुंचा। उन्होंने सब महापुरुषों से नाक की तुलना की, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे तिलक हो, बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, गुरु नानक हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बिस्मिल्लाह हो, मोतीलाल नेहरू हो, सत्यमूर्ति हो, लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला। क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सबसे बड़ी सबकी नाक बड़ी निकली। देखो, इन महापुरुषों ने जिन्होंने देश के लिए किया था, जिन्होंने देश के लिए किया है,
इन महापुरुषों ने देश की क्रांति के लिए जो किया है, इन्होंने अपनी जान भी दी है इन विदेशी या ब्रिटिश शासकों को निकालने के लिए, और इस कारण से इनकी नाक को बड़ा बताया है, इनकी नाक को बड़ा बताया गया। यानी जॉर्ज पंचम के योगदान को बड़ा नहीं बताया इस बाढ़ में। कमलेश्वर जी ने कहा है कि ये जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए, हंसते हंसते शहीद हो गए, इनकी नाक उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या लगेगी, क्योंकि इनकी नाक बड़ी है, यानी इनका सम्मान है। इनको आज भी, आज की यंग जनरेशन भी, युवा पीढ़ी भी इनको मानती है। ये देखिए, जिन्होंने आज़ादी के लिए, चित्र में देखिए, हंसते हंसते प्राण गंवा दिए, आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, चाहे वो आज़ाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो। इन सब ने देश की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान। इसके बाद में आखिरकार मूर्तिकार ने अपनी ओछी मानसिकता पेश करते हुए फिर से मीटिंग बुलाई गई, गुप्त मीटिंग, फिर से मीडिया को बैन लगा दिया गया, फिर से हुक्मरानों को कहा कि देश की 40 करोड़ जो जनता है उसमें से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दो मूर्ति पर। यानी स्वार्थ इतना छा गया कि नेताओं के सामने जब ये रखा गया मसला कि किसी एक की जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन विदेशियों के सामने हमारा मान सम्मान बना रहे, तो इसलिए किसी की जिंदा ना लगा दो। सभापति परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने इस घटिया हरकत, इस ओछी हरकत या शर्मनाक हरकत की भी इजाज़त दे दी। हम इस तरह पाश्चात्य पिछलग्गू बने हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर के इतने पीछे भागते हैं कि उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और किसी समय में हमने पढ़ा, हमने सुना कि उनको किसी समय में चीन के जो लोग हैं, भारत के जो शिक्षा के केंद्र थे, भारत के शिक्षा के केंद्र जिसमें तक्षशिला है, बनारस है, नालंदा है, वहाँ लोग पढ़ने आते थे। हेनसांग, फाइयान, ये सब भारत में पढ़ने आते थे। भारत की शिक्षा इतनी अच्छी थी, आज भी भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है कि विदेशी पर्यटक उसको फॉलो करते हैं। विदेशी पर्यटक आते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, सर्वप्रथम भारतीय वेशभूषा और मुख्यतः जैसे राजस्थानी वेशभूषा जो भी है उसको पहन करके फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़ा नाज होता है उन्हें। और हम विदेशों के इतना पीछे पड़े हुए हैं फॉलो कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और पाश्चात्य संस्कृति को आंख बंद करके, चाहे कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, चाहे हमारी दैनिक जीवन का कुछ हो। अभी जैसे दीपावली आ रही है, एक किसान बड़ी मेहनत से दीपक बनाता है। वो दीपक इसलिए बनाता है कि वो दीपक बेच पाए, अपने घर की आजीविका चला पाए। और ये भी कहा जाता है कि मिट्टी के दीपक अगर दीपावली को जलाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश के साथ साथ आशा की किरण का संचार होता है। मनोवैज्ञानिक उसके फायदे भी बताए गए। लेकिन आज के समय सब जो रेडीमेड दीपक हैं, विदेशी जो दीपक हैं, लाइट वाले जो दीपक हैं, वो लाते हैं और जलाते हैं। कितना हम पिछलग्गू बन रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के। हमें ये भी पता नहीं कि हम कई किसानों की, हम कई कुम्हार वर्ग की, या यूँ कहें हम अपने ही लोगों की आजीविका या अपने ही लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं। उनकी आजीविका, उनकी नौकरी, उनका रोजगार छीन रहे हैं। और ये सब इस पाठ में बखूबी वर्णन होता है। अगले समय अखबारों में इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। यानी मूर्तिकार ने देखो जो जो कहा,
मैं महापुरुषों की नाक काट लाता हूँ। फिर कहा बच्चों की नाक काट ली जाए, बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, सब पर ये शासक इन्होंने मोहर लगाते गए। फिर कहा किसी की, अंत में ये निर्णय लिया गया कि किसी की जिंदा नाक काट देते हैं। अखबारों में ये इतना छपा, क्योंकि अखबार मीडिया वालों को तो वहाँ पर अलाउ ही नहीं किया गया उस गुप्त मीटिंग में। अखबारों में इतना छपा और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर कि नाक लग रही है। कुछ दिनों बाद अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी वास्तविक नाक जैसी लग रही है, जो पत्थर की बिल्कुल भी नहीं लगती। अब देखिए, एक नाक लगाने के लिए देश की आबादी में किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया गया। उस आम आदमी की किसी एक की नाक, ये काल्पनिक है, व्यंग्य है, काल्पनिक व्यंग्य, लेकिन ये चित्र में देखिए, एक आम आदमी जो दहशत से डरा हुआ है, आंखें जिसकी चौड़ी हो रही है, घबरा रहा है, उस आम आदमी की जिंदा नाक को काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि महारानी एलिजाबेथ ब्रिटिश से आ रही थी और जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। तो अंत में जो जितने भी शासक नेता थे, उन्होंने यही डिसीजन किया कि आप जिंदा नाक कैसे भी काट के लाओ, हमें नहीं परेशानी, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कोई भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी। नाक, जिंदा नाक लग गई लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र नहीं दिया गया, किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर स्वागत नहीं हुआ, अखबार में कोई ताज़ा समाचार नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी भूत यानी प्रतिमा के लिए। बता सकते हो, जब इतना संसद का इतना समय खराब किया गया, इतना मीटिंग में कई महीने लगे, मूर्तिकार को जगह जगह दौड़ाया गया, पुरातत्व विभाग या सभी विभाग को बुला करके उनको परेशान किया गया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और अंत में आम जनता में से किसी एक को नाक काट दी गई या उसे बलि का बकरा बनाया गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ की कोई खबर नहीं छपी, पालम हवाई अड्डे पर कोई स्वागत नहीं हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ? इसका मतलब आप इस चित्र में देख सकते हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, अंगूठा दिखाना, यानी महारानी एलिजाबेथ ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कार्यक्रम को स्थगित कर दिया कि अभी हम यात्रा नहीं करेंगे और कभी करेंगे। ये है काल्पनिक और व्यंग्य। उस काल्पनिक और व्यंग्य, उसने तो अंगूठा दिखा दिया, उसने तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन सोचिए उसके आने की खबर मात्र से कितने महीने तक संसद ठप रही, कामकाज ठप रहा, आम आदमी का विकास ठप रहा। और इससे बड़ी बात कि वहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ पानी की तरह बहाए गए, और एक आदमी को अपने प्राण भी देने पड़े या उसे बलि का बकरा बनना पड़ा, उसकी नाक भी काट दी गई। और इतना सब कुछ होने के बाद परिणाम वही ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का मतलब अंगूठा दिखा दिया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हम दिखावा करने के लिए जितने पैसे हमने बहाए, हमने जनता का कितना नुकसान किया, हमने जनता का विकास नहीं करके इमारतों को, सड़कों को हमने चमकाया, हमने कई लाखों रुपए जहाँ जहाँ महारानी एलिजाबेथ पैर रखेगी वहाँ पर खर्च किए। अगर उतने ही पैसे देश के विकास में खर्च करें और आम जनता और मीडिया अगर एक्टिव बने तो देश का विकास संभव है। हो सकता है एक कल्पना के रूप में अगर इस पाठ को आगे बढ़ाएं
महारानी एलिजाबेथ फिर 1 महीने बाद में कहे कि अब चलेंगे भारत, फिर लाखों रुपए खर्च होंगे, फिर किसी को जान देनी पड़ेगी, और अंत में कह दे नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी कोरोना चल रहा है। अरे भाई कोरोना चलो या कुछ भी चलो, पैसे तो खर्च हो गए व्यर्थ के, सिर्फ इसलिए कि हमें बाहरी दिखावा करना है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। जॉर्ज पंचम की नाक। इसका मुख्य संदेश है, नंबर 1, हमें बाहरी दिखावा नहीं करना है, हम जैसे हैं उसमें हमें सुधार करना है। और सुधार कहाँ से होगा? हमें दूसरों को हम तभी बदल सकते हैं जब हम खुद बदलें। हमारी वास्तविक स्थिति, हमें जो हमारा धरातल है उससे ऊपर उठना है। और सरकार हो या जनता हो, हर किसी को अपने देश या राष्ट्रीय प्रेम के बारे में सर्वप्रथम सोचना है, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना है। ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बुद्धि का पलायनवाद हो रहा है, उसे रोकना है। प्रतिभा जो है, प्रतिभा अपने देश में कार्य करे, प्रतिभा अपने देश में प्रतिभा को लोग समझे, उसके लिए हमें कार्य करना है। हमें पाश्चात्य विदेशी वस्तुओं का, विदेशी लोगों का अनुसरण नहीं करना है। हमें अपने देश पर नाज करना है। हमारे देश में निर्मित जो हमारे प्रोडक्ट है उसी को हमें रिसाइकिल या डेवलप करना है, उसी को विकसित करना है। और सबसे अंत में हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें स्वयं में इतना आत्मनिर्भर बनना है कि हमें किसी गैरों की, किसी भी उत्पादकता को ताकना नहीं पड़े। आशा है आपको हमारा ये पाठ जॉर्ज पंचम की नाक समझ में आया होगा। आपको ये पाठ कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम अगला पाठ लेकर के जल्दी हाजिर हों। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अनमोल समय दिया।